शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा की कुल मिलाकर के 27 पत्नियां हैं और उन्हीं पत्नियों के आधार पर नक्षत्रों की गणना की जाती है। तो यानी जितनी भी 27 नक्षत्र हैं वह चंद्रमा की ही पत्नियां हैं। इसीलिए चंद्रमा जो है प्रत्येक नक्षत्र के अंदर जो है विचरण करते हैं और 15-15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। चंद्रमा क्योंकि जब नक्षत्रों का विचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं वह राशि का भी विचरण कर रहे होते हैं और 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। हालांकि देखा जाए कुल मिलाकर के 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन जो 28वां जिसको एक्चुअली देखा जाए 22वां 21 जो नक्षत्र होता है उसको हम अभिजीत नक्षत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन अभिजीत नक्षत्र की जो गणना होती है वह राशियों में नहीं की जाती है। तो कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र जो है मेष राशि से शुरू होकर के मीन राशि अर्थात रेवती नक्षत्र में जो है समाप्त हो जाते हैं और अश्विनी से उसकी शुरुआत होती है। प्रत्येक राशि को जो है 3-3 नक्षत्र दिए जाते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि नक्षत्रों को अगर मैं आपका सीटी स्कैन कर दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नक्षत्रों के माध्यम से जस्ट आप उस व्यक्ति का जस्ट नक्षत्र में अगर आज जो है बहुत नॉर्मल आपको जो है प्रिडिक्शन बताने वाली हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रिडिक्शन आपके साथ इतनी सटीक रिलेट होने वाली है। इसीलिए मैं जब भी कभी भी राशि परिवर्तन होता है, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो मैं राशि परिवर्तन पे इतना जोर नहीं देती हूँ। हमेशा मैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार ही आपको जो है परिवर्तन के बारे में बताती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो नक्षत्र जिस नक्षत्र में जिस राशि के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है सबसे महत्वपूर्ण वो होता है, और प्लस अगर उस राशि का जो भी नक्षत्र है उसका चरण भी अगर आपको पता हो तो कह सकते हैं सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक चरण और प्रत्येक राशि का जब भी नक्षत्र वही रहेगा, जब चरण बदलते जाते हैं राशि बदलती जाती है, यकीन मानिए प्रिडिक्शन में भी इतना डेप्थ आ जाता है कि सामने वाला जब मैं उसको बताती हूँ तो सामने वाला हक्का बक्का होकर के सोचता है कि इनको इतना डेप्थ कैसे पता है। तो नक्षत्र सिद्धांत के बारे में अक्सर आप लोग जानते भी हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं जिनको हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं, आज कुल मिलाकर के मैं 10 नक्षत्रों के बारे में बताने वाली हूँ और आपका जो जन्म है कौन से नक्षत्र कौन सी राशि में हुआ है, और फिर कैलकुलेट करिए जो मैं बता रही हूँ क्या ये आपके साथ हो रहा है, क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं या नहीं है। और प्लीज कमेंट जरूर करिए, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो मैं बता रही हूँ, ताकि आप जब रिलेट करते हैं और जब कमेंट्स करते हैं तो ये वीडियो जो है आगे तक पहुंचता है, तो लोग भी जब पढ़ते हैं जो मैं बताती हूँ और जब आप नीचे जो है अपने कमेंट्स लिख के देते हैं कि यस कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर शामिल है, आप इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। क्योंकि नक्षत्र जो है जैसे मैंने कहा आपका एक तरह से सीटी स्कैन या MRI स्कैन कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है 28 नक्षत्र हैं, लेकिन आज जो है मैं आपको पहले जो 10 नक्षत्र हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ कि आपका आचरण किस प्रकार का है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और ये जो नक्षत्र है, हालांकि देखा जाए तो नक्षत्रों से हम बहुत सारी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। नक्षत्र के अपने पेड़ होते हैं, फल होते हैं, पुष्प होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, हर नक्षत्र के एक वेपन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये सब चीजें जो है यूजली जब भी मैं पढ़ाती हूँ क्लास जब होती है उसमें ही मैं ये सब चीजें बताती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैंने सिंपल नक्षत्र के बारे में ही आपको समझाने वाली हूँ। और फिर आप अपने आप को रिलेट कीजिए, क्या आपके अंदर उस प्रकार की योग्यताएं या उस प्रकार का व्यवहार या आचरण है या नहीं है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। सर्वप्रथम जब हम आता है जिसे हम कहते हैं अश्विनी नक्षत्र,
जब हम अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं तो जो अश्विनी नक्षत्र है यह मेष राशि के प्रथम चरण में आता है। अश्विनी नक्षत्र को देखा जाए तो कुछ लोग अश्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इनकी उत्पत्ति हुई थी वह घोड़ी से ये पैदा हुए थे। और ये जो घोड़ी जब आप सुनेंगे तो ये वही होती है जो सूर्य की जो पत्नी थी, जब उन्होंने अपने आप को जो है घोड़ी के रूप में परिवर्तन कर लिया था क्योंकि सूर्य का जो इतना अधिक ताप था, जिस ताप को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह अपनी प्रतिलिपि छाया को जो थी वो छोड़ के चली गई थी। तो बाद में जब सारी कहानी फिर आपको पता है, तो सूर्य और उनकी जो पत्नी है उनके मिलन से फिर ये जो है इनकी उत्पत्ति हुई। तो जब अश्विनी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अश्विनी नक्षत्र है इसके जो स्वामी हो जाते हैं वह केतु हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है जो अश्विनी नक्षत्र जो है वो मेष राशि में पड़ता है। मेष राशि के जो स्वामी है वह मंगल होते हैं, और मंगल अगर देखा जाए तो स्वयं ये सूर्य के ही पुत्र होते हैं। तो इसीलिए कुजवत केतु कहा जाता है, क्योंकि केतु अश्विनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं और कुज का मतलब होता है मंगल। और यहाँ पर जो अश्विनी नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं केतु क्योंकि मोक्ष के कारक हो जाते हैं। और जिन भी लोगों का जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो कह सकती हूँ मैं, आंखें बंद करके आप ये कह सकते हैं कि अगर इस बच्चे की बाकी ग्रहों की कंडीशन अगर बहुत अच्छी हुई तो यकीन मानिए ये बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा सर्जन तक बन सकता है। और अश्विनी नक्षत्र का जो चरण आते हैं जो 13 डिग्री 20 मिनट का जो होता है वह मेष राशि में ही आते हैं, और इसके 4 चरण मेष राशि में ही पड़ते हैं। अश्विनी नक्षत्र में देखा जाए तो कुल मिला के 2 और 3 तारे इसके अंतर्गत आते हैं। और इस नक्षत्र को जो है त्रियक मुख वाला नक्षत्र कहा जाता है। अब त्रियक मुख वाला मतलब होता है जब आप किसी को भी देखते हैं, एक तो आप सीधी दृष्टि से देखते हैं और एक आप घूम कर देखते हैं, या फिर लेफ्ट देखेंगे या राइट देखेंगे। तो जब आप साइड में होकर के देखते हैं तो ये त्रियक दृष्टि, तिरछी दृष्टि जिसको हम कहते हैं। तो इसीलिए इन नक्षत्रों को त्रियक मुख वाला कहा जाता है, यानी साइड की तरफ जो है मुख करके ये नक्षत्र जो है देख रहे हैं। केतु इनके स्वामी होते हैं और इनके जो देवता होते हैं, क्योंकि ये अश्विनी अर्थात घोड़े से ही उत्पन्न हुए हैं, तो घोड़े और ये जो 2 घोड़े हैं ये 2 मुख वाले घोड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है, अगर महाभारत में जो नकुल और जो सहदेव थे, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, नकुल या सहदेव में से कोई जो था घोड़ों का, जानवरों का बहुत ही अच्छा जो था जानकार था। तो इसीलिए जब उनको जो है 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास वनवास काटना पड़ा था, तो उनमें से दोनों, नकुल या सहदेव में से किसी एक भाई ने जो था जितने भी उस राजा के जो जानवर थे उनको जो है टेक केयर करने का जिम्मा संभाला था, और वो बहुत अच्छे जानवरों के डॉक्टर भी थे। तो आप कई लोग जो हैं जिनको जानवरों का चिकित्सा पसंद है, जानवर पसंद है, तो वो इस प्रकार के डॉक्टर भी बनना चाहे तो आप बन सकते हैं। अश्विनी अर्थात जो होता है जो घोड़ा है, और घोड़े के जो है एक नहीं बल्कि 2 मुख निकले हुए हैं। अगर हुआ तो मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी तो आप देख सकते हैं। और ये जो जुड़वा है ये दोनों ही देवता है, और ये दोनों ही जो हैं कहीं ना कहीं देवों के डॉक्टर माने जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग अगर डॉक्टर बनते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। और केतु, क्योंकि जो है केतु को अगर आप देखेंगे तो काटने वाला कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर ये सर्जन बनते हैं तो ये बहुत एक्सपर्ट सर्जन बन जाते हैं। फिर आप किसी भी, चाहे आप जो है न्यूरोलॉजी के सर्जन बन सकते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य का भी प्रभाव आपके अंदर होता है, मंगल का भी प्रभाव आपके अंदर होता है, और इनके अंदर जो है गर्मी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि गुस्सा अगर जो होता है तो इन लोगों के अंदर जो गुस्से की जो भरमार भी आप कह सकते हैं वो कम नहीं होती है। ऐसे इनकी जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ होता है, इन लोगों की जो कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ। तो जो सर्वप्रथम विशेषता होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे जो है वैद्य बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं, इवन आप चाहें तो यौन स्पेशलिस्ट भी, सेक्स स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। यहाँ पे चालाकी इन द सेंस का मतलब होता है कि शार्प माइंड वाले होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं दूसरों की मदद करना भी पसंद करते हैं, मदद
मददगार होते हैं, चाहे वे अनजान लोगों की ही क्यों ना मदद कर दें, लेकिन ये मदद करने वाले बच्चे होते हैं। इन लोगों को यात्रा करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि घोड़ों को दौड़ना जिस प्रकार से खुला अगर छोड़ दिया जाए तो जिस प्रकार से घोड़े मस्ती में घूमते हैं, तो उसी प्रकार से इन लोगों को बंधन उठना पसंद नहीं होता है, यात्राएं करना इनको बहुत पसंद होता है, इनको स्पीड बहुत पसंद होती है। तो ऐसे लोग जो है रेसिंग वाले फैक्टर में भी, जैसे सेक्टर में जाना चाहें तो आप देखते हैं जो काफी सारे लोग हैं जो हाई स्पीड में कार वगैरह चलाते हैं, तो इस चीज का इनको शौक बहुत होता है। हाँ, ऐसे लोगों को जिनका अश्विनी नक्षत्र है, अगर ऐसे लोगों को घोड़े पालने का भी देखा जाए तो बहुत अच्छा, बहुत अधिक शौक होता है। अगर वो घोड़े नहीं भी पाल सकते हैं तो कहीं ना कहीं जानवरों से संबंधित इनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है। आप बहुत जो है ऐसे लोग अगर अपने पास पेट शॉप भी बना करके रख लें तो भी इससे इनको फायदा होता है। ऐसे लोगों को कारों का भी बहुत शौक होता है, क्योंकि कार भी स्पीड में चलने वाली, मंगल खुद स्पीड और एक स्पीड में एनर्जेटिक ग्रह होता है, और केतु भी उसी प्रकार का है। तो ऐसे लोगों को कार चलाने का बहुत शौक होता है, और कारों का, तरह तरह के कारों का शौक बहुत अधिक इन लोगों में पाया जाता है। ऐसे लोगों को जो है स्पीड से इतना अधिक प्यार होता है कि अगर कभी आप इनको कार चलाने को दे देंगे ना, तो ये मतलब 100 तो की जो स्पीड है बहुत कम, इतनी नॉर्मल वाली बात हो जाती है। लेकिन कई बार इस एग्रेशन के कारण अगर बाकी ग्रहों की स्थिति अगर ठीक नहीं हुई तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस भी बन जाते हैं। अगर मंगल कुंडली में जो इफेक्टेड हो जाता है, कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को देखा जाए तो देखने में ये आकर्षण होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये भी देखना होगा कि मंगल कहाँ पे आकर के बैठा हुआ है। मंगल जो है अगर लगन में बैठा है तो जाकर के इनकी सुंदरता थोड़ी अलग हो जाती है, कहीं और जगह बैठा है तो उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं इनका हील्ड जो होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला जिसको आप कह सकते हैं वैसा रहती है। ऐसे लोगों के अंदर उत्साह बहुत अधिक होता है, एनर्जेटिक ये व्यक्ति होते हैं और बहुत जल्दी जो है किसी भी काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो है अग्रेशन भी बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों को जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये जो है वैद्य हैं, देवताओं के ये डॉक्टर हैं, तो इनको अगर जड़ी बूटियों का ज्ञान है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। ज्योतिष के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जो अश्विनी नक्षत्र है उसके लिए कहा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग देखने में तो सुंदर होते ही हैं, साथ में इन लोगों को जो है गहनों का, ज्वेलरी का बहुत अधिक शौक होता है, और ऐसे लोग चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इवन अगर इनको काम करने के बारे में कहा जाए तो चालाकी से, और नॉट ओनली चालाकी बल्कि सब चीज़ों को देख समझ करके ही काम करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी कह दिया और ये सीधा उठ करके काम करने लग गए। इन लोगों को जो है किसी भी काम को करने से पहले उस चीज़ को समझते जरूर हैं। अगर अश्विनी नक्षत्र में कोई भी अगर मुहूर्त अगर आता है, मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र है और आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप जो है वस्त्रों से संबंधित आप कुछ काम कर सकते हैं। इवन मैं तो कहूँगी अगर अश्विनी नक्षत्र है और आप कोई नया वस्त्र धारण करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप जनेऊ धारण करवाना हो, कोई मुहूर्त वगैरह निकला हो, तो जैसे बच्चों को, जो ब्राह्मण फैमिली के लोग होते हैं उनको जनेऊ धारण कर, अगर अश्विनी नक्षत्र में जनेऊ धारण करवाया जाए बहुत अच्छा होता है। अश्विनी नक्षत्र में अगर पहली बार जो है लोगों का मुंडन वगैरह बच्चों का किया जाता है, या फिर हजामत वगैरह बनाना, यानी आप दाढ़ी वगैरह बनाना चाहते हैं तो अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। घुड़सवारी अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी अश्विनी नक्षत्र आपके लिए शुभ रहता है। अगर ऐसे लोग, क्योंकि मंगल इसका कारक होता है, तो कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित भी अगर आप लोग कार्य करना चाहते हैं तब भी अश्विनी नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छा होता है। किसी प्रकार का कोई अध्ययन करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा कि अगर आप डॉक्टर या वैद्य इस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करना चाहते हैं, या फिर जानवरों से संबंधित कोई अध्ययन करना चाहते हैं, तो अध्ययन करने के लिए अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छा है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, खासकर ऐसे लोगों को जो है ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, और स्पेशली जो है स्त्रियों के मामले में इन लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। तो स्त्रियों का इसके साथ ही अच्छा व्यवहार भी करने वाले होते हैं, और स्त्रियों को ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं। तो कई लोगों को आपने देखा भी होगा कि एक तक जो है व्यक्ति जो है ऊपर से नीचे तक देखता है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत तरीकों से देखते हैं। लेकिन अगर आपका नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र में जो लोग होते हैं स्त्रियों के संबंधी जो है, अगर मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों में जो है स्त्रियों से बातचीत कैसे करना है, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करना है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। अब आ जाता है अगला नक्षत्र जिसे हम कहेंगे भरणी नक्षत्र। जब हम भरणी नक्षत्र की बात करते हैं तो जो भरणी नक्षत्र है इसके जो स्वामी होते हैं कहीं ना कहीं शुक्र आ जाते हैं। जो शुक्र
जो तुला राशि और वृष राशि के स्वामी होते हैं। हालांकि देखा जाए जो भरणी नक्षत्र है ये भी मेष राशि के अंतर्गत आता है और इसके जो चारों चरण होते हैं वे भी मेष राशि में ही पड़ते हैं। तो भरणी नक्षत्र में जो सबसे पहले कई लोग जो है इसको द्विजा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो है भरणी का अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए इसका मतलब होता है कि क्योंकि शुक्र का ये नक्षत्र होता है और शुक्र कहीं ना कहीं स्त्री कारक ग्रह माना जाता है, तो मोस्टली जिन भी स्त्रियों का या जिन भी पुरुषों का भी अगर भरणी नक्षत्र होता है ना तो ऐसे लोग बहुत ही सहनशील होते हैं, ये हर चीज़ को सहन करते रहते हैं। लेकिन जब एक एक्सटेंड ऐसा आता है क्योंकि मेष राशि में भरणी नक्षत्र है, तो जब एक ऐसा समय आता है कि बहुत चीज़ों को अपने अंदर दबाए रखते हैं, लेकिन ये उन चीज़ों को इनको लगता है नहीं अभी नहीं बोलूँगी, बाद में बोलूँगा, बाद में करूँगा, वो बात होते हुए ना ये कर नहीं पाते हैं और बाद में अचानक इनका जो विस्फोट होता है, जो वोल्केनो बस्ट होता है ना, फिर पूछिए मत। तो मोस्टली ऐसे लोग जो है सहनशील होते हैं। शुक्र क्योंकि इसके अधिपत्य होते हैं तो कहीं ना कहीं औरतों में जैसे आपने देखा होगा औरतों में सहन शक्ति बहुत अधिक होती है। तो लेकिन अगर पुरुषों का भी अगर जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ तो ऐसे लोग भी जो पुरुष होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सहनशील वाले पुरुष होते हैं, सहन करते हैं। लेकिन क्योंकि उसके अंदर मंगल का भी उसके अंदर मिश्रण हो जाता है तो ये भी विस्फोटक बन जाती हैं, लेकिन एक सम एक्सटेंट के बाद। उसके बाद अगर बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो खास कर क्योंकि शुक्र का आधिपत्य इस नक्षत्र में होता है, तो जो बॉडी में अगर इसको पार्ट देखा जाए तो जो योनि का जो पार्ट होता है, खासकर जो महिला होती है, महिला के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जो प्रजनन अंग होते हैं, उन अंगों को भरणी नक्षत्र जो है रिप्रेजेंट करता है। और भरणी नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट से अंश से लेकर के 26 डिग्री 40 अंशों तक जो है इसका जो क्षेत्र होता है ये आपको मेष राशि के अंतर्गत ही पाया जाता है। सितारों की संख्या अगर देखा जाए तो भरणी नक्षत्र में कुल मिलाकर या तो 3 से के आसपास जो है इसमें सितारे पाए जाते हैं और इसकी जो दिशा होती है यानी इसके अंदर जो है ये अधोमुख स्टार माना जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है नक्षत्रों को लेकर के जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अधोमुख नक्षत्र कैसे होते हैं और ऊर्ध्ववर्त नक्षत्र कैसे होते हैं, तीव्र नक्षत्र कैसे होते हैं, मृदु नक्षत्र कैसे होते हैं, कठोर नक्षत्र कैसे होते हैं। उन नक्षत्रों को जरूर एक बार आप समझिए और सुनिए जरूर, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और सभी नक्षत्र जो है कठोर नहीं होते, सभी अशुभ नहीं होते और सभी शुभ भी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं क्योंकि शुक्र इसके स्वामी हो जाते हैं भरणी नक्षत्र के, तो भरणी नक्षत्र जो है इसको जो है कहीं ना कहीं कठोर नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि जो इनके जो देवता होते हैं वो यम देवता जो सूर्य के ही पुत्र माने जाते हैं और शनि के जो है ये छोटे भाई हैं। तो यम देवता जो है भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं और ये मृत्यु के देवता होते हैं। इवन यहाँ तक भी कहा जाता है कि जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे लोगों का नक्षत्र अगर ठीक नहीं हो तो आपको जो है इनके जो भी स्वामी है जो यम देवता है इनकी अगर आप पूजा वगैरह करते हैं कि नक्षत्रों के जब चरण भी आपको देखने होंगे कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद जो आ जाता है कि इन लोगों की अगर विशेषताएं देखी जाए तो बहुत सारी विशेषताएं इनके अंदर भी पाई जाती हैं। सबसे पहले जो है ऐसे लोग जो हैं गुप्त चीज़ों पर काम करना बहुत अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के पास अगर अपना कोई आप सीक्रेट शेयर करोगे ना तो इनका ये सीक्रेट आपका जो सीक्रेट होगा ये किसी को रिवील नहीं करेंगे, इतना विश्वास इन लोगों के ऊपर किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे लोग जो हैं धैर्यवान होते हैं और हर चीज़ को अडॉप्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र इसके स्वामी हो जाते हैं। तो अडॉप्ट करना, इनको बहुत जल्दी जो है संतुलन बनाना भी आराम से इनके अंदर देखा जा सकता है। ऐसे लोग सत्य बोलने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं न्याय के समर्थक अवश्य होते हैं। शुक्र जैसे मैंने कहा है, क्योंकि जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने वाली राशि में आते हैं, तुला राशि और वृश्चिक में स्वामी होते हैं। ऐसे लोग जो हैं मैच्योरिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, परिपक्व इंसान होते हैं, सोच समझ करके काम करने वाले होते हैं। बेशक ये मंगल के नक्षत्र राशि में है लेकिन इनके अंदर उतना जल्दी उतावलापन देखने में नहीं आता है जितना केतु के नक्षत्र वालों में आता है। जीवन में इनके देखा जाए, क्योंकि ये जो नक्षत्र है कहीं ना कहीं कठोर नक्षत्र के अंतर्गत आता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में ना बहुत अधिक
संघर्ष देखने को अवश्य मिलता है। तो बहुत अधिक मेहनत इनको करनी पड़ती है और उस मेहनत के कारण इनको बहुत सारे परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। अगर काम के सिलसिले में भी देखा जाए, बाकी ग्रहों की भी अलग अलग पोजीशन देखनी होती है, लेकिन परिवर्तन इनकी लाइफ में अमूमन होते रहते हैं। और खासकर देखा जाए तो अगर आप पुरुष हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं आपके जीवन में जरूर कोई ना कोई परिवर्तन लेके आ सकती हैं। ऐसे लोग जो है इतनी जल्दी सबके साथ घुलने मिलने वालों में से नहीं होते हैं। थोड़े ये इंट्रोवर्ट टाइप के, संकोची टाइप के लोग होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को, क्योंकि शुक्र का आधिपत्य इस नक्षत्र के अंदर है, तो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसमें ये बहुत एक्सपर्ट रहने वाले होते हैं। और इस प्रकार के जो है कार्यों में, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर शुक्र कहीं ना कहीं अफेक्टेड अगर आपका हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये लोग फिर जो है गलत एक्टिविटी में भी, यौन संबंधी जो एक्टिविटी है गलत, उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो है शारीरिक सुख प्राप्ति करने के लिए जो कह सकते हैं कि आतुर बहुत अधिक होते हैं। अगर भरणी नक्षत्र के बारे में कहा जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर जो है आगे चल के भविष्य को लेकर के ये दृढ़ संचयी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर इन्होंने एक बार ये ठान लिया कि यस मुझे ये काम करना है, तो फिर टस से मस नहीं होंगे, तो ये उस काम को करेंगे ही करेंगे। सत्य वचन कहने वाले होते हैं, झूठ इनको पसंद आता नहीं है। ये स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। प्रसन्न स्वभाव के रहने वाले ये जातक होते हैं, हंसमुख किस्म के ये जातक होते हैं। अगर लगन में ही अगर मंगल आकर के बैठा है और भरणी नक्षत्र में मंगल है, तो ऐसे लोग देखने में भी सुंदर और अट्रैक्टिव अवश्य होंगे। मुहूर्त के विषय में अगर बात की जाए तो अगर भरणी नक्षत्र आता है तो आप किस प्रकार के काम कर सकते हैं। पहले के समय में जो था कुआं वगैरह खोदना काम किया जा सकता था, लेकिन आजकल जैसे लोग अपने घरों में बोरवेल वगैरह लगाते हैं, तो बोरवेल अगर लगाना चाहते हैं तो भरणी नक्षत्र पड़ रहा है तो आप अपने घर में बोरवेल लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। या अगर आपके जो गांव वगैरह है वहाँ पे कुआं वगैरह कुछ लोग खुदवाना चाहते हैं या पानी का सप्लाई करवाना चाहते हैं, तो भरणी नक्षत्र बहुत शुभ है। विष से संबंधित कोई एक्सपेरिमेंट करना हो या कुछ काम करना हो जहर से संबंधित, तब भी ये नक्षत्र अच्छा है। और अगर जो है कोई आप लड़ाई वगैरह वाला कुछ, जैसे जूडो कराटे हो गया, जो धनुष बाण सीखना जिससे निशाना लगाने वाला हो गया, या राइफल शूटिंग हो गई, तो इस प्रकार का भी अगर आप कुछ काम सीखना चाहते हैं हथियारों से संबंधित, तो ये भी नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। इवन क्योंकि कई लोग जो हैं जिनको जो है, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है तो मंगल के अंदर ये नक्षत्र आता है, तो कई लोगों को घूमना बहुत अधिक पसंद है, एडवेंचर करना बहुत पसंद है। तो कई बार जैसे आप जंगलों में चले जाते हैं, जंगलों में कई बार आपको केव, गुफाएं अत्यधिक दिखाई देती हैं। तो अगर कभी कोई एडवेंचर वाला कुछ ऐसा काम करना हो तो भरणी नक्षत्र, या किसी गुफा में जाकर के कोई रहस्य भी छानना हो, तो यकीन मानिए भरणी नक्षत्र जिस दिन है और उस दिन अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होता है। ऐसे लोगों का मैथ बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होते हैं। अकाउंट्स में जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको जो है मैथ की तो ऐसे ही टिप्स पे जो है काउंटिंग कर सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है, क्योंकि मंगल इसके अंदर शामिल होता है, तो क्रूर काम करने के लिए भी देखा जाए तो, जैसे कोई क्रूर काम का मतलब है अगर कोई केस इत्यादि अगर आपको करना है, या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई एक्शन किसी के ऊपर लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार के अगर काम अगर जो है अगर आप करना चाहते हैं तो भरणी नक्षत्र आपके लिए बहुत ही शुभ नक्षत्र हो जाता है। अब आता है जो तीसरा नक्षत्र जो मेष राशि के अंतर्गत पड़ता है, वो होता है कृत्तिका नक्षत्र। जब हम कृत्तिका नक्षत्र की बात करते हैं तो कृत्तिका नक्षत्र, क्योंकि इसके जो स्वामी होते हैं वह सूर्य देव होते हैं, और सूर्य का प्रचंड सबको पता है कितने तेज वाले हैं। और कृत्तिका नक्षत्र जब मंगल की राशि में आता है तो मंगल स्वयं सूर्य के ही पुत्र हैं, तो मंगल में भी अग्नि है, सूर्य में भी अग्नि है। इसीलिए इस नक्षत्र के जितने भी लोग होते हैं इनके अंदर जो है एग्रेशन की भावना बहुत अधिक होती है। दूसरा, क्योंकि मंगल की जो राशि में अंतर्गत आ जाता है तो ऐसे लोग कट्टर किस्म के होते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों ने एक बार जो ठान लिया उस चीज को ये करके ही मानते हैं, फिर वो चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो। ऐसे लोगों को समझाने में थोड़ा ना मुश्किल बहुत अधिक हो जाती है। गुस्सा बहुत जल्दी ऐसे लोगों को देखने को मिलता है। और अगर इनकी शारीरिक विशेषताएं देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह, अगर आपने रेजर देखा होगा या उस्तरा जो आपने देखा होगा जिससे नाई लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो जो उस्तरे की जो धार होती है उस प्रकार का जो शेप होता है उस तरह के ये लोग होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से तेज और तलवार का आप क्या कह सकते हैं, तो उस तरह की तरह ये शार्प
फीचर्स वाले और शार्प लोग होते हैं। अगर इसके अंदर स्टार्स के बारे में कैलकुलेशन की जाए तो कुल मिलाकर के 6 जो तारे हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो दिशा होती है, यानी जो भी ये नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, ये अधोमुखी नक्षत्र होता है। यहाँ पे अधोमुखी नक्षत्र का मतलब होता है इनका जो मुख है वह नीचे की तरफ होता है। इसके बाद इनके जो स्वामी है, जैसे मैंने कहा जो शुक्र ग्रह है वो इनके स्वामी होते हैं। और देवता की बात की जाए तो क्योंकि शुक्र में भी अग्नि है, मंगल में भी अग्नि है, तो कहीं ना कहीं अग्नि देवता जो है वो इनके स्वामी बन जाते हैं। प्रमुख विशेषताएं अगर मैं इनके बारे में कहूँ तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो जातक होते हैं कड़वा बोलने वाले होते हैं, कटु बोलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे कटु बोलने का अर्थ यह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनको ये मतलब नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, यस इनके मुंह में जो आता है ये बोल देते हैं। ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूसरों लोगों की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, ये इनको बहुत पसंद होता है। अक्सर आपने देखा होगा कई बार कोई ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं जहाँ पे लोगों को क्रिटिज्म का जो है सामना करना पड़ता है, क्रिटिसाइज करते हैं लोग। तो इस प्रकार का जो है कहीं ना कहीं लोगों के बारे में आलोचना करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देना, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तथ्य रखे जाते हैं, फिर जाके ये उनकी आलोचना इत्यादि। ऐसे लोगों में आलोचना करने की आदत होती ही है। लेकिन बाकी ग्रहों की सिचुएशन अगर ठीक नहीं हो तो ये हर चीज़ में कंप्लेंट करने वाले बन जाते हैं। इनकी अगर इच्छा शक्ति देखी जाए तो दृढ़ कॉन्फिडेंट वाले होते हैं, जो ये सोचते हैं उसको करने की कोशिश अवश्य करते हैं। इसीलिए क्योंकि मंगल में आते हैं तो ऐसे लोगों को जो है लड़ाई झगड़ों में, फील्ड में भेजना, लाइक जैसे आर्मी में अगर आप लोग काम करते हैं या फिर पुलिस वगैरह में काम करते हैं तो इस प्रकार का काम करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है सात्विकता भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज करना, हर कोई व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना इतना आसान काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो सच्चाई होती है और उस सच्चाई के द्वारा ही सामने वाले को उसका आईना अवश्य दिखाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और लोगों की हेल्प करना ये अनजान लोगों पे, क्योंकि अग्रेशन है, मंगल इसके अंदर भी है, तो इसीलिए ये लोग जो है लोगों की मदद करने के लिए भी कभी जो है सोचते नहीं है कि मैं इसको जानता भी हूँ या नहीं जानता हूँ। ये हेल्पिंग नेचर वाले भी होते हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों को खाने का बहुत अधिक शौक होता है, और ये खाना इतना ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इनकी जो जठर अग्नि है, मंगल जो है अग्नि का कारक, सूर्य अग्नि का कारक, तो कहीं ना कहीं इनकी जठर अग्नि बुझती ही नहीं है। ये हमेशा जब भी आप देखेंगे इनको हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद खाना चाहिए ही चाहिए होता है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को खाने के साथ साथ जो है कह सकते हैं कि सेक्स की भी बहुत अधिक भूख होती है। यौन संबंध बनाना इन लोगों को बहुत पसंद आता है। साथ में देखा जाए तो क्योंकि ऐसे लोग जो है कठोर भी होते हैं, बाहरी रूप से देखा जाए तो अगर आप इनको देखेंगे, हील डोल से देखेंगे, उनकी बात करने का, क्योंकि ये कठोर बात करते हैं, कटु बात करते हैं, तो सामने वाला जरूर एक बार बात करने से पहले जो है थोड़ा सोचता है कि इनसे बात की भी जाए या नहीं ना की जाए, पता नहीं कब जो है इनका ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए बाहरी रूप से देखा जाए तो थोड़े से ये कठोर किस्म के दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए फिर भी अंदर अगर देखें, कह सकते हैं कोकोनट के जैसे ये होते हैं, बाहरी कठोर रूप, अंदर से सॉफ्ट नेचर के ये लोग होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से जानते हैं और अगर आपका नेचर ऐसा है तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। साथ में इनके अंदर जो है एनर्जी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य भी एनर्जी, मंगल भी एनर्जी और अग्नि भी एनर्जी, तो वो एनर्जी इतनी अधिक होती है। और कहीं ना कहीं मान लीजिए मेष लगन ही बन जाता है आपका। तो ऐसे लोगों के अंदर जब आप देखेंगे, एक तो जो है एग्रेशन इतना जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी ही आतुर हो जाते हैं। मंगल अगर सही कंडीशन में है तो बहुत अच्छा, क्योंकि मंगल अगर लगन में ही आ जाता है, मेष राशि में रहता है, तो कहीं ना कहीं रोचक योग का भी निर्माण करता है। तो ऐसे लोगों का जो अगर हील डोल अगर आप देखेंगे तो एक एथलीट की तरह इनकी बॉडी होती है, स्ट्रांग बॉडी होती है। अगर आप उनकी बॉडी को भी ऐसा करें, छुएंगे ना तो वो सॉफ्ट नहीं होती है, लगता है जैसे किसी बॉडी बिल्डर की बॉडी होती है। ज्योतिष के हिसाब से अगर कृतिका नक्षत्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आती है, ऐसे लोग भुक्कड़ बहुत होते हैं, खाने के बहुत चटोरे होते हैं, खाना इनको बहुत पसंद होता है, कितना ज़्यादा खिला दें। ऐसे लोगों का डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो कह सकते हैं अगर ये चटपटा, मसालेदार, तीखा खाना अगर कम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो पेट से संबंधित मुश्किलों का, प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिए, अगर आपका अश्विनी कृतिका नक्षत्र है तो कृतिका नक्षत्र वालों को कम मसाले वाला, तला भुना थोड़ा कम ही खाना चाहिए। साथ में अगर हो सके तो आपको जो है, क्योंकि इन लोगों के अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होती है, इनको अपनी भूख को भी
खाने की भूख भी खत्म करनी है और शारीरिक भूख भी खत्म करनी है। तो ऐसे लोग जो हैं अनवांटेड सेक्स के लिए दूसरों औरतों के पास जाने में भी परहेज बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर इनका शुक्र भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो गया, खराब हो गया, और मंगल भी अगर सही जगह पर नहीं हुआ, तो ऐसे लोग जो हैं अपने मतलब जिस्म की भूख को पूरा करने के लिए अनचाही औरतों के पास भी, अनजान औरतों के पास भी जाना भी इनके लिए कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि देखा जाए ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं आपको जो है एक चमक जरूर दिखाई देती है, शाइनिंग पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और अगर बाकी ग्रहों की स्थिति सही है तो ऐसे लोग फेमस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फेमस होना भी ऐसे लोग जो है इन लोगों को कि ग्रहों की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साथ में देखा जाए अगर मुहूर्त की बात आ जाती है तो अगर जिन भी जो भी लोग जो हैं कृतिका नक्षत्र को अगर मुहूर्त के अनुसार देखना चाहते हैं तो अग्नि से संबंधित अगर कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, लाइक जैसे भट्टी वगैरह का जो काम होता है, कोयले का काम होता है, या फिर ईंटें बनाने का जो काम होता है, तो इस प्रकार से अग्नि से जो भी ऐसे काम है, या लोहा वगैरह मेल्ट करना और उससे कुछ बनाना, तो अग्नि से जुड़ा हुआ जो भी काम है कृतिका नक्षत्र में किया जाए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप जो है वेपन से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, जैसे लोग चाकू वगैरह बनाते हैं, तलवारें वगैरह बनाते हैं, और बाकी और सारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये भी जो है इस प्रकार के हथियार वगैरह भी अगर बनाना तो भी कृतिका नक्षत्र में बहुत सही होता है। अगर पहले के टाइम पे जैसे युद्ध वगैरह किए जाते थे तो आज के समय में वो वाले युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी के ऊपर कोई केस करना हो या कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसको कोई ना कोई पुलिस में जाके कंप्लेंट इत्यादि करनी है तो कृतिका नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जो है इस नक्षत्र में आप जो है इस तरह का काम कर सकती हैं। और कृतिका नक्षत्र, क्योंकि अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य कहीं ना कहीं, अगर सूर्य नहीं होता तो पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होता तो औषधियाँ नहीं होती, तो कहीं ना कहीं औषधियाँ भी से संबंधित भी अगर कोई नई औषधि कुछ खाना चाहते हैं तो कृतिका नक्षत्र में भी अगर आप औषधियाँ खाते हैं आपको फायदा होता है। साथ में ही अगर आप औषधियों से संबंधित भी कुछ काम करना चाहते हैं तब भी कृतिका नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई सेटलमेंट वाली बात हो जाती, काफ़ी समय से जो है आपका कोई केस चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये सेटलमेंट होने का नाम ले ही नहीं रहा है, चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो कोशिश कर सकते हैं कि कृतिका नक्षत्र में अगर आप पहले अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं वो केस भी रफा दफा किया जा सकता है। क्रूरता वाले जितने भी काम होते हैं, लाइक कठिन काम जिसको हम कह सकते हैं, अगर ऐसे कामों को भी अगर आप करना चाहते हैं तो कृतिका नक्षत्र आपके लिए बहुत शुभ है। उस समय भी जो है आप ये वाले काम कृतिका नक्षत्र में कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि कोई केस इत्यादि करना है, इवन कोई कोर्ट केस भी फाइल अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय पे करना बहुत सही माना जाता है कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है रोहिणी नक्षत्र। क्योंकि कृतिका नक्षत्र के देखा जाए 2 चरण जो है वो मेष राशि में आते हैं और 2 चरण जो है वृष राशि में भी पड़ते हैं। तो जब वृष राशि में जब ये आते हैं तो वहां पर जाके क्योंकि चंद्रमा का भी साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो एग्रेशन वाली भावना है फिर इन लोगों में आपको कम दिखाई देती है। लेकिन बाकी चीजें जो फैक्टर मैंने बताया वो वैसे ही रहेंगी, भूख तो इनको रहेगी रहेगी, चाहे खाने की हो या जिस्म की। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं रोहिणी चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि रोहिणी से ही चंद्रमा बहुत अधिक प्रेम किया करते थे और रोहिणी के कारण ही उनको बाकी बहनों को जो था के द्वारा जो था जब पिता से शिकायत की गई तो इसीलिए फिर बाद में उनको जो था श्राप का भी भागीदार बनना पड़ा। तो रोहिणी नक्षत्र जो है यहाँ पर चंद्रमा वृष राशि में आकर के उच्च के हो जाते हैं और कहीं ना कहीं रोहिणी नक्षत्र का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो ये लाल रंग का जो है रंग वाला नक्षत्र माना जाता है। शारीरिक विशेषताओं से संबंधित अगर किया जाए तो जो लग्जरी टाइप की जो गाड़ियाँ इत्यादि होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये रोहिणी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। जो मंदिर होते हैं या मंदिर के जो रथ होते हैं वो सब रोहिणी नक्षत्र को ही रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। अगर रोहिणी नक्षत्र के क्षेत्र की बात करूं तो कहीं ना कहीं 10 डिग्री 23 अंशों तक का जो नक्षत्र का जो भाग होता है तो 2 चरण होते हैं वो आपको वृष राशि में देखने को मिलते ही हैं। इनके अंदर अगर सितारों की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 5 तारे इनके अंदर पाए जाते हैं। इनके जो दिशा होती है यानी इनका जो नक्षत्र होता है वह ऊर्ध्वमुखी होता है, यानी ऊपर की तरफ इनका मुख होता है।
तो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र के अंतर्गत ये आते हैं और इनके जो ग्रह के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा ही इसके स्वामी माने जाते हैं, इसीलिए ये रोहिणी नक्षत्र कोमल नक्षत्रों के अंतर्गत आता है। तो अगर किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दूसरों का दुख देखना या दूसरों की जो परेशानियां होती हैं इनसे देखी नहीं जाती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि रोहिणी नक्षत्र जो है आपका वो शुक्ल पक्ष में आ रहा है या कृष्ण पक्ष में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वृष राशि में तो आपका चंद्रमा है ही है, इसलिए आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। रोहिणी नक्षत्र के जो देवता होते हैं वह प्रजापति ब्रह्मा या सृष्टि के जो रचयिता है वही जो है वह रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं। रोहिणी नक्षत्र वालों के अंतर्गत जो मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं तो सर्वप्रथम ऐसे लोगों को संसारिक सभी लोगों से प्रेम होता है। तो ये संसार की ये अपनी चिंता तो करते हैं, साथ में संसार की चिंता भी करते रहते हैं। इनको क्रिएटिविटी बहुत पसंद होती है और अलग अलग प्रकार के काम करना, रुचिपूर्वक काम करना, स्थिरता इन लोगों के अंदर बहुत कम पाई जाती है। ये हमेशा जो है क्योंकि चंद्रमा जिस प्रकार से एक जगह नहीं बैठ सकता है, बहुत हलचल रहती है, उसी प्रकार के इन लोगों के अंदर भी जो है स्थिरता कम ही पाई जाती है। ऐसे लोग कोमल किस्म के होते हैं, भावुक किस्म के होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि कोई मूवी चल रही है और उसमें कोई दुख वाला सीन है तो ऐसे लोग रो पड़ते हैं, तो अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। साथ में देखा जाए देखने में इनके फीचर्स बहुत सुंदर होते हैं। अगर लगन में ही चंद्रमा आकर के बैठा है, चंद्रमा देखने में कुछ सुंदर है, तो अगर वृष राशि लगन में आ गई तो ऐसे लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब एक बार आप इनको देखेंगे तो आपका मन नहीं भरने वाला है। इन लोगों का जो है खाने पीने का बहुत अधिक शौक है और खासकर ये ऐसे कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे जो स्वादिष्ट ना हो। तो इनको जो स्वाद भी चाहिए होता है वो टॉप लेवल का स्वाद चाहिए होता है। चतुरे किस्म के आप कह सकते हैं। इनको गाड़ियों का बहुत अधिक शौक होता है, वाहनों का शौक होता है, फिर वो चाहे बड़ी लग्जरियस कार क्यों ना हो, क्योंकि या फिर जो है कई बार तो यहाँ तक भी देखा जाता है कि अगर इनका स्टार्स बहुत अच्छे हों तो घर में भी कई बार इनकी बहस हो जाती है। घर वाले कहते हैं नहीं छोटी कार लेंगे, ये कहते नहीं बड़ी कार लेंगे, तो इसके लिए भी जो है इन लोगों के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा ये इनको जो भी है मतलब सॉफ्ट चीज़ें और आरामदायक चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि शुक्र के अंतर्गत ये जो वृष राशि के अंतर्गत आ जाती हैं। इनके घर अगर घर भी देखे जाए तो बहुत अच्छे घर होते हैं। अगर घर छोटा भी हो लेकिन उस घर में सभी प्रकार के लग्जरियस सामान रखने की कोशिश ये करते हैं। इन्हें अगर सोने के लिए बेड भी चाहिए तो बेड भी इनको जो है सॉफ्ट होगा तभी जाके सोएंगे ये। मतलब कभी भगवान ने अगर इनको ज़मीन पे सोना पड़ जाए तो ऐसे लोगों से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इनका घर बहुत अच्छा होता है, हर प्रकार की लग्जरियस चीज़ों को रखना अपने घर में पसंद करते हैं। जो रोहिणी नक्षत्र होता है कहीं ना कहीं खाने को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों को जो है खाने का चटोरापन तो रहता ही है, लेकिन इन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी भी अधिक रहती है। क्रिएटिविटी तो क्योंकि प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी खुद इनके जो है वो बन जाते हैं, सृष्टिकर्ता जो है ये स्वामी है, तो क्रिएटिविटी इन लोगों के अंदर बहुत अधिक पाई जाती है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं अगर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में क्योंकि ये बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जो है बहुत सुरीला गाना गा सकते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे पेंटर ये हो सकते हैं। इन लोगों की जो प्रजनन क्षमता होती है ये भी बहुत अच्छी होती है और कहीं ना कहीं ये उन्नत अंग लेकर के पैदा होती हैं, लेकिन इनके अंदर क्योंकि ईर्ष्या की भावना भी अधिक होती है। तो अगर चंद्रमा के ऊपर जो है बाकी ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ जाए तो शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस अगर आ जाता है तो जाके इतनी इशू नहीं है, लेकिन अगर शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस नहीं आता है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि वगैरह होती है, तो इन लोगों में ईर्ष्यालुपन तो पाया ही जाता है। रोहिणी नक्षत्र अगर ज्योतिष के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो जो ऐसे लोग जो होते हैं सत्य वक्ता होते हैं, सत्य बात करना पसंद करते हैं। दूसरा आपको ये भी देखना होगा कि रोहिणी नक्षत्र के जो लोग हैं उनके बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है। सिर्फ आप आंखें बंद करके ये मत सोचिए जो ये बोल रहा है वो सत्य है, लेकिन मान लीजिए अगर चंद्रमा खुद केतु के साथ आकर के बैठ गया है और चंद्रमा और केतु साथ में बैठे हुए हैं तो नहीं कह सकते कि ये सच बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है तो रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न लोग जो है सत्यवादी अवश्य होते हैं, धर्मपरायण लोग होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, कोमल होते हैं, सबसे प्यार से बात करने वाले होते हैं। मानसिक रूप से भी देखा जाए तो स्थिर रहते हैं, इनके ज़्यादा इतनी हलचल नहीं होती है और देखने में तो ये बहुत सुंदर होते ही हैं। साथ में अगर रोहिणी नक्षत्र पड़ जाता है और रोहिणी नक्षत्र में कोई मुहूर्त भी अगर आप देख रही हैं तो इन मुहूर्तों में सभी जो है सभी प्रकार के स्थिर काम करना, क्योंकि वृष राशि स्थिर राशि में आ जाती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी स्थिर
काम अगर आप करना चाहते हैं इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं। विवाह से संबंधित, क्योंकि हर कोई चाहता है जब विवाह हो तो टिकाऊ विवाह हो, ऐसा नहीं हो कि भाई 2-4 साल बाद पता चले कि दोनों अलग हो गए। तो विवाह संबंधी कार्य करना, कोई रिश्ता वगैरह पक्का करना रोहिणी नक्षत्र में आप कर सकते हैं। वस्त्र वगैरह सिलवाना, वस्त्र वगैरह पहनना भी इस नक्षत्र के लिए शुभ माना जाता है। कोई आप महंगी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, लाइक गोल्ड या सिल्वर से कुछ खरीदते हैं, आभूषण वगैरह, तो भी ये आभूषण टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो हैं जिनको जानवरों का बहुत पसंद है, जैसे हाथी हो गए, घोड़े हो गए, पहले के टाइम पे लोग राजा महाराजा थे तो इस नक्षत्र में हाथी घोड़े इत्यादि खरीदा करते थे। अगर आप गृह निर्माण भी करना चाहते हैं, घर में कोई नींव वगैरह रखना चाहते हैं, तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। आप घर की नींव इस नक्षत्र में रख सकते हैं। अगर जो खेतीबाड़ी के लोग जो खेतीबाड़ी इत्यादि करते हैं तो बीज बोने का जो काम है वो इस नक्षत्र में किया जा सकता है। इवन क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा के अंतर्गत ही आता है, तो जैसे आपने चावल देखा होगा तो चावल पहले जो है एक जगह उगाया जाता है, उसके बाद दोबारा उसका बीजारोपण किया जाता है। तो चावल से संबंधित भी अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी चीज का रोपण अगर आप कर रहे हैं, इवन रोहिणी नक्षत्र से संबंधित जो पौधे वगैरह भी हैं, अगर आपका नक्षत्र इसमें है, क्योंकि पौधों की डिटेल मैं अभी नहीं दे रही हूँ, तो उस नक्षत्र में भी अगर आप पौधे लगाते हैं तो यकीन मानिए आप उस पौधे को अगर आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पौधा जो है, एक मान लीजिए किसी का रोहिणी नक्षत्र है, उसने अगर वो पौधा लगाया है और किसी का कोई और दूसरा नक्षत्र है, तो जितना जल्दी वो पौधा रोहिणी नक्षत्र वाले ने लगाया है, जितना जल्दी वो ग्रो होगा, उतना जल्दी जो वो पौधा दूसरे नक्षत्र वाले ने लगाया है वह उतना जल्दी ग्रो नहीं होने वाला है। अब उसके बाद अगला नक्षत्र आता है जिसे हम कहते हैं मृगशिरा नक्षत्र। अब मृगशिरा जो नक्षत्र है इसके जो स्वामी हो जाते हैं ये मंगल देवता हो जाते हैं। मृगशिरा का अर्थ होता है अर्थात हिरण का सिर, यानी मृग का सिर, इसे मृगशिरा इसलिए कहा जाता है। हिरण, इनकी जो विशेषताएं भी अगर देखी जाएंगे तो इनका मृगशिरा में अगर जन्म हुआ है और लगन में ही अगर इनका वृष राशि आ जाती है, तो ऐसे लोगों का सर अगर आप देखेंगे तो बड़ा सर आपको दिखाई देता है और इनका सर जो है अमूमन बाकी लोगों से बड़ा होता है और सर बहुत स्ट्रोंग होता है। तो ऐसे लोगों का सर अमूमन, इनकी जो शेप भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से होती है कि आगे की तरफ, मतलब ये लंबा गोल एक सर होता है गोल, और इनका सर जो है जिस प्रकार से हिरण का सर होता है आगे और पीछे से तिरछा टाइप का सर रहता है, यानी इस तरह का सर रहता है ये। तो ऐसी इनकी शेप आपको सर की दिखाई देगी। जैसे अगर आपने हिरण देखा है और वृष राशि जो जिसका बैल सिंबल रहता है, तो जो हिरण होता है वो जानवर कैसे लड़ते हैं, अपने सिर से ही लड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का सिर बहुत मजबूत होता है और ये लोग जो है सर दिमाग वाले संबंधी काम करने को जिसको कहा जाए तो ये अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल इसके स्वामी बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जोश वाली बात, गुस्सा आ जाना, वो भी इनके अंदर पाया जाता है। देखा जाए इस नक्षत्र के अंतर्गत जो है कुल मिलाकर के 3 तारे आते हैं। तो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 30 अंशों तक का जो है वृष राशि में इसका चरण आते हैं और बाकी 0 डिग्री से लेकर के 40 अंश तक, यानी एक जो चरण होता है वो आपको मिथुन राशि में इसका पड़ जाता है। मृगशिरा की बात की जाए तो दिशा में अगर इस नक्षत्र को देखेंगे तो तिर्यक मुख वाला ये नक्षत्र कहते हैं। तिर्यक मुख का अर्थ होता है तिरछा देखना, यानी एक तरफ आप सीधा देखते हैं और अगर आपको मुड़ करके देखना है तो हम कह सकते हैं कि उस तरफ देखिए, या फिर तिरछा देखने का अर्थ होता है कि मुख में सीधा तो आप देख रहे हैं लेकिन आपकी नजरें उस तरफ है। तो ऐसे तिर्यक मुख वाले नक्षत्र ये अंतर्गत ये आ जाते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देवता होते हैं और इसके जो देव होते हैं, अगर देवता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सोम भगवान अर्थात चंद्रमा ही इसके देवता कहलाते हैं, क्योंकि वृष राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र पड़ जाता है। जो मृगशिरा नक्षत्र है इनकी जो विशेषता अगर देखी जाए तो पहले तो जब क्षेत्रफल की बात की जाती है, यानी जो नक्षत्र के जो चरण आते हैं पहले तो ये वृष राशि में पड़ते हैं। तो वृष राशि का जो है इसमें 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक का जो चरण है वह वृष राशि में, और बाकी के जो चरण है वो 0 से लेकर के 6 डिग्री 40 अंशों तक का जो जो चरण होते हैं वह मिथुन राशि के अंतर्गत पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वृष राशि भी स्वामी बन जाती है और मिथुन राशि भी मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी बन जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र आएगा तो ट्रेड्स बदल जाएंगे और जब मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र आएगा तो इनके ट्रेड, इनके नेचर में काफी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो जो दोनों चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, वो इस प्रकार से हैं। देखा जाए तो इनके अंदर अगर सितारों की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के तारे आपको इस नक्षत्र में दिखाई देते हैं। अगर दिशा की बात की जाए तो ये जो है तिर्यक मुख वाले नक्षत्र कहलाते हैं, अर्थात आप सीधा देखते हैं जैसे मैंने कहा, और या फिर ये जो है
मुंह उनका सीधा रहेगा लेकिन नजरें इनकी लेफ्ट और राइट रहेंगी, तो ये तिर्यक नक्षत्र कहलाते हैं। इसके नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो मंगल ग्रह हो जाते हैं और इनके जो देवता होते हैं कहीं ना कहीं सोम अर्थात चंद्र देवता इनके बन जाते हैं। वृष राशि में क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं तो ज्यादातर जो है जो 3 चरण है वृक्ष राशि के वो वृष राशि में ही रहते हैं और 1 चरण मिथुन राशि में आ जाता है। प्रमुख विशेषताएं अगर देखी जाएं तो ऐसे लोग रोमांटिक किस्म के होते हैं, रोमांस करना जैसे इनको बहुत अच्छे से आता है। हाँ, लेकिन ये लोग कोमल किस्म के भी होते हैं और सौम्य किस्म के भी होते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव भी इनके अंदर अत्यधिक पाया जाता है। देखा जाए कहीं ना कहीं इन जातकों के अंदर रोमांटिक बहुत अधिक होते हैं, इनको रोमांस करना बहुत अच्छे से आता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग सॉफ्ट होते हैं, जेंटल होते हैं, अर्थात इनका स्वभाव सौम्य होता है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, आचरण इन लोगों का अच्छा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों के अंदर जो जिज्ञासा की भावना बहुत अधिक होती है, जिज्ञासु किस्म की प्रवृत्ति होती है। और खासकर अगर बच्चों की कंडीशन देखा जाए तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बचपन में सवाल करना, ऐसा क्यों हुआ, तो इस प्रकार की कैसे हुआ, पीछे का कारण क्या है, तो ये सब जानना इन लोगों को बहुत पसंद आता है, उनको अच्छा भी लगता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र एक जिज्ञासा वाला नक्षत्र भी माना जाता है और क्योंकि वो हिरण का नक्षत्र भी है तो ये खोज भी इसके अंदर है, क्योंकि हिरण हमेशा खोज करता रहता है, वो कस्तूरी की खोज में रहता है। लेकिन वो क्या खोज रहा है, वो जिस खुशबू के पीछे भागता है वो खुशबू स्वयं उसके अंदर ही आती है। तो कई बार ये जो लोग हैं इसी प्रकार जो है भागते रहते हैं लेकिन इनको खुद को पता नहीं होता है कि वो क्वालिटी, वो चीज़ें इनके अंदर ही समाई हुई हैं। तो देखा जाए तो वो चीज़, ये वॉन्डरिंग अर्थात खोज करना, जिज्ञासा इनके अंदर हमेशा पाई जाती है। देखा जाए तो कई बार इन लोगों को जो है शंकालु किस्म के इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि हिरन जो है जरा सा कुछ होता नहीं है कि हमेशा देख के डर के भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं सस्पिशियस टाइप की एक्टिविटी या ये भी इन चीज़ों लोगों के अंदर जो है देखने को मिलती है। कई बार अगर आप देखेंगे तो इन लोगों को जो है वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। और इन लोगों को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी का, जिनका भी मृगशिरा नक्षत्र इनके साथ ऐसा हो, लेकिन अमूमन बाकी ग्रहों की भी सिचुएशन देखी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं विवाह में उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने पड़ते ही हैं। साथ में इन लोगों को जो है फिकलनेस बहुत अधिक होती है, यानी देखा जाए तो हर चीज़ को लेकर के हबड़ा तबड़ी मचाना, जल्दबाजी मचाना, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इन लोगों में बहुत अधिक पाई भी जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को जो है इंजॉय करना बहुत पसंद होता है, आराम इन लोगों को बहुत पसंद होता है। और ये अगर इनको कुछ काम करने के लिए बोला जाए तो क्योंकि चंद्रमा इसके अंदर अंतर्गत आ जाते हैं, हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं जो है इनको आराम चाहिए ही चाहिए है, तो आलसीपन भी आप कह सकते हैं इनके कई बार जो है दिखाई दे जाता है। अगर मृगशिरा नक्षत्र में जिन भी जातकों का जन्म होता है तो ज्योतिष में भी अगर देखा जाए, क्योंकि सारी जो भी ट्रेड्स मैं आपको बता रही हूँ ज्योतिष के नक्षत्र के प्रभाव के कारण, लेकिन अगर इस नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी ये भी कहा जाता है कि यस, इन लोगों के अंदर अगर देखा जाए तो चंचलता आपको बहुत अधिक मिलेगा, लेकिन इंटेलिजेंट भी बहुत अधिक होते हैं, रोमांस भी इनके अंदर बहुत अच्छा ज़्यादा देखने को मिलता है, रोमांटिक किस्म के इंसान होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये बात करना इनको बहुत अच्छे स्पीकर आप कह सकते हैं, अच्छे वक्ता इनको कह सकते हैं। और इन लोगों में जो है हार्ड वर्किंग नेचर भी देखने को मिलता है, चाहे ये कैसी भी कंडीशन में बचपन में पैदा क्यों ना हो, लेकिन ये इतना हार्ड वर्क करके, क्योंकि मंगल का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये हार्ड वर्क करके जो है अमीर भी बन जाते हैं, धनवान भी बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा अच्छा पसंद आता है। अगर कोई मुहूर्त निकला है और उस मुहूर्त में अगर मृगशिरा नक्षत्र पड़ जाता है तो मृगशिरा नक्षत्र में आप ये वाले काम जो मैं बताने वाली हूँ इनको आप कर सकती हैं। तो सर्वप्रथम जो होता है, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है तो मंगल भूमि का कारक है, तो भूमि से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं। भूमि खरीदना, डील करना शुभ है, घर वगैरह बनाना, नींव वगैरह रखना आपके लिए ये नक्षत्र अच्छा रहता है। कहीं पर आप घूमना चाहते हैं और खासकर जो एडवेंचर वाला घूमना होगा, ट्रैकिंग करना, ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। कई बार जो है आप लोग जैसे जंगलों में घूमने के लिए जाते हैं तो कई बार घोड़े पे सवार होकर के, या गली में कई बार मैंने देखा है ऊँट कैमल लेकर के आते हैं, तो कैमल पे बैठना, या जंगल में जो है कई जगह पर फॉरेस्ट में आपको जंगल घुमाया जाता है तो हाथियों के ऊपर जो है बिठा दिया जाता है। तो उस समय ये जो अगर नक्षत्र चल रहा है तो इन
जानवरों के ऊपर बैठ करके भी जो है अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसे ही ट्रैवलिंग की जाती थी, लेकिन आज भी अगर आप जो है थोड़ा घूमना चाहते हैं तो ये नक्षत्र में अगर आप पहली बार अगर आप किसी जानवर पे बैठ रहे हैं, चाहे वह ऊँट हो, घोड़ा हो या हाथी हो, तो ये नक्षत्र शुभ होता है, तो कोई हादसा वगैरह नहीं होता है। हाँ, ये नक्षत्र मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है और मैरिज के कामों के लिए भी, अगर आपने कोई रोका करना है तो ये अच्छा है। विवाह से संबंधित कुछ भी काम करना है, ये नक्षत्र शुभ है, आप काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई गहने इत्यादि अगर आप खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी, चाहे वो सिल्वर की ज्वेलरी हो, चाहे वो फिर आपकी सोने की ज्वेलरी हो, तो इस नक्षत्र में अगर आप ज्वेलरी इत्यादि खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में जो है ज्वेलरी खरीद करके रखना, हमेशा कहा जाता है कि अच्छे समय पे अगर कोई चीज़ें खरीद के रखो तो आगे चल के जो है काम आने वाली ही होती है। तो इस नक्षत्र में अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आगे चल के इससे आपको फायदा ही होने वाला होता है। उसके बाद अगला नक्षत्र आता है जो होता है आद्रा नक्षत्र। जब भी हम आद्रा नक्षत्र की बात करते हैं तो आद्रा नक्षत्र में के जो स्वामी होते हैं वो राहु होते हैं, और राहु को देख के सबको डर लगने वाला होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर राहु नहीं होता और राहु के ये नक्षत्र नहीं होते तो जो आप बरसात का मौसम जो देखते हैं ये बरसात होती ही नहीं, क्योंकि अमूमन जो पानी बरसता है, पानी जब तक सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में नहीं आ जाते हैं तब तक, यानी मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र में जब सूर्य भगवान का प्रवेश होता है तभी जाकर के बारिश के मौसम की एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से जो कह सकते हैं कि शुरुआत, शुभ शुरुआत मानी जाती है। अदरवाइज जो पानी ऐसा बरस रहा है वो बरसता ही रहता है। और जब स्वाति नक्षत्र जिसके स्वामी भी राहु होते हैं, जब सूर्य भगवान स्वाति नक्षत्र में तुला राशि के जब स्वाति नक्षत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पश्चात बरसात का मौसम खत्म होना शुरू हो जाता है और शरद ऋतु, शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो आद्रा नक्षत्र का अगर आप अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है नमी वाला, मॉइस्चर वाला। तो नमी और मॉइस्चर आपको तभी दिखाई देता है जब बारिश का मौसम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आपके बाथरूम में बहुत अधिक सीलन है, कई बार छतों पे सीलन आ जाती है, घरों में सीलन आ जाती है, तो कह सकते हैं कि राहु आपका ठीक नहीं है। तो घरों की दीवारों में सीलन आ जाना, बाथरूम में सीलन आ जाना, तो आपका राहु जो है कहीं ना कहीं खराब होने की कंडीशन पे होता है, इसीलिए ये सिचुएशन दिखाई देती है। तो राहु जब भी कभी खराब हो तो जरूरी नहीं है कि आपको कहा जाता है कि नारियल ले लीजिए, बहा दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इसका सबसे अच्छा और सिंपल उपाय है कि राहु के जो स्वामी होते हैं वो रुद्रदेव कहलाते हैं। सबसे पहले इस नक्षत्र की अगर मैं विशेषता बताऊं तो मेन आता है, एक तो इसको एक गहने के साथ जोड़ा जाता है, दूसरा इसको आंखों के जो अश्रु होते हैं, क्योंकि आंखों की जो नमी होती है वो आद्रा नमी, जितनी भी लोगों की अगर आप आंखें देखेंगे तो उनमें जो नमी है वो इसी नक्षत्र के कारण बनी हुई है। नहीं तो कई बार देखा होगा डॉक्टर कहते हैं कि इनकी आंखों का पानी सूख गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शनि का बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है। हालांकि आद्रा राहु का नक्षत्र है, शनि और राहु दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, दोनों मित्र ग्रह माने जाते हैं, लेकिन राहु की शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो दृष्टियां शुभ नहीं होती हैं। तो अगर कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि आंखों वाले एरिया पे पड़ रही हो और नक्षत्र पे पड़ रही हो तो ऐसे लोगों का अगर देखा जाए तो आंखों के जो आंसू हैं वो सूख जाते हैं। इस नक्षत्र की अगर आप बात की जाए तो कम से कम जो है 6 डिग्री 40 अंशों तक से लेकर के 20 अंशों तक का जो हिस्सा रहता है वह मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर के जो है 3 चरण आपको मिथुन राशि में ही दिखाई देते हैं और उसके अंतर्गत जो है एक ही तारा पाया जाता है आद्रा नक्षत्र में। इनकी जो दिशा होती है नक्षत्र की वो ऊर्ध्वमुखी होते हैं, यानी ये जो नक्षत्र होता है ऊपर की तरफ देखने वाला, ऊपर की तरफ मुख वाला नक्षत्र ये कहलाता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो जो राहु देवता होते हैं और इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं कहीं ना कहीं रुद्रदेव अर्थात शिव का ही एक स्वरूप होते हैं। तो अगर आपका राहु ठीक नहीं है और आपके घर में इस प्रकार की कंडीशन चल रही है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देख के भी बताया जा सकता है कि कौन से प्लैनेट ठीक नहीं है। तो अगर आपके घर में सीलन की समस्याएं है, घर जो है झड़ता जा रहा है, वाइट वॉश निकल गई है और आपका जो है पेंट निकल रहा है, आपका बाथरूम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, साथ में देखा जाए तो फिर अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर खराब होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहु जो आपका इफेक्टिव है, इफेक्ट जो है खराब है, डिफेक्टिव है, तो इसके कारण आपके पास आती मुश्किलें हो रही हैं। सिंपल सा उपाय है, रुद्र भगवान
के स्वरूप की आप पूजा करना शुरू कीजिए, क्योंकि रुद्र का अर्थ होता है एक तरह से तूफान का देवता। यानी जब शिव अपने रुद्र रूप में आते हैं तो तांडव मच जाता है। तो इसीलिए जब सूर्य भगवान आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं तो तभी आपको बारिश दिखाई देती है, चारों तरफ तूफान इत्यादि की सूचनाएं दिखाई देती हैं। आजकल जैसे अगर आप देख रहे हैं विदेशों में, वियतनाम में, म्यांमार में, कई जगह पर इस वक्त भी जो है, हालांकि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से देखा जाए तो फिर बरसात खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी वहां पर जो है तूफान की सिचुएशन बनी हुई है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, फ्लड इतने ज़्यादा हो रहे हैं। इनका कारण ये भी है कि क्योंकि ग्रह ज़्यादा वक्री है, गुरु वक्री चल रहा है, शनि वक्री चल रहा है, तो जितने ज़्यादा ग्रह वक्री होते हैं तो इस तरह का तांडव देखने को तो मिलता ही नहीं। तो सिंपल उपाय है, रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, सुबह शाम हो सके तो आप मंडे के दिन जो है जरूर जाइए, भगवान शिव के सामने इस मंत्र का जाप कीजिए। आप YouTube में ढूंढेंगे तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, ये रुद्राष्टक है। इसके 12 या 15 पंक्तियां हैं, तो श्लोक हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे और उसके पश्चात जो है आप रुद्राभिषेक करेंगे, और हर सोमवार को एक नियम बना लीजिए, और खासकर त्रयोदशी क्योंकि शिव भगवान की तिथि होती है, उससे अगर जाकर के आप ये रुद्राभिषेक करते हैं तो यकीन मानिए, क्योंकि राहु के ये देवता है, राहु के ये इष्ट देव हैं, इसीलिए अगर राहु के देवता को आप प्रसन्न करेंगे तो राहु ऑटोमेटिकली आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सबसे सटीक रेमेडी है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, ना कोई नग पहनना है, ना कुछ और पहनना है, ना कोई कुछ चीजें बहानी है, बस ये कर लीजिए, आपके राहु ठीक हो जाएंगे। साथ में अगर देखा जाए तो जो भी लोग इस नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं उन लोगों के अंदर ये जरूर है कि ऐसे लोगों का जीवन थोड़ा सा कठिन होता है, ऊबड़ खाबड़ भी होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आर्द्रा क्योंकि राहु का नक्षत्र है, और जिन लोगों का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ, ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, उत्साही भी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन देखने में भयंकर भी होते हैं। यहाँ पे इनके कार्यों को लेकर की बात कर रही हूँ, उनके फेस को लेकर के नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तेज बुद्धि वाले, शार्प माइंडेड, तीक्ष्ण बुद्धि वाले ये लोग होते हैं। इनको भेदक की संज्ञा दी जाती है, अर्थात ये लोग जिनका राहु के नक्षत्र में जन्म हुआ है, क्योंकि राहु को अब खुद देख लीजिए ना, जो स्वर भानु था उसको पहले से ही आभास हो गया था कि विष्णु भगवान जो है, जो देवता लोग हैं, षड्यंत्र रच रहे, इसलिए उन्होंने भी षड्यंत्र रचा और अमृत चोरी कर लिया। बेशक बाद में उनका सर धड़ से अलग हो गया, लेकिन फिर भी उनका जो था कहीं ना कहीं अमृत का पान वो कर चुके थे। तो इसीलिए जो आर्द्रा नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म होता है, ऐसे लोग भेदी किस्म के, यानी जासूस किस्म का अगर आप काम करते हैं, डिटेक्टिव बनते हैं, स्पाई बनते हैं, रो में काम करते हैं, इंटेलिजेंस में काम करते हैं, IB में, FBI में अगर ये लोग काम करते हैं, बहुत शार्प माइंडेड ये लोग होते हैं। अब और इन लोगों को जो है पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी डिटेक्टिव के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों को चक्रव्यूह का भेद करना बहुत अच्छे से आता है। राहु अगर ठीक नहीं है तो ऐसे लोग गलत चक्रों में, गलत व्यसनों में फंस जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, यानी नशे की आदत लग जाती है, और जुआ वगैरह खेलने की आदत लग जाती है, शराब, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, जो भी आप जितने भी नशे कह सकते हैं, गलत आदतों में ये लोग फंस ही जाते हैं। और इनका जीवन जो है, इनके जीवन में से इनको कई तूफानों से, यानी कई अड़चनों से इनको अपने आप को बचाना पड़ता है, और परेशानियों का लोगों को सामना भी करना पड़ता है। राहु अगर ठीक कंडीशन में नहीं है तो आपको जेल तक के भी दर्शन हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इन लोगों के अंदर अग्रेशन बहुत होता है, आवेग बहुत अधिक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर सहानुभूति भी देखने को मिलती है, दूसरे के दुख को भी समझने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, इस प्रकार की आप खोज इत्यादि कर सकते हैं। धन के मामले में देखा जाए, बेशक ये जो नक्षत्र है उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बाकी ग्रहों की सिचुएशन भी देखी जाती है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, ऐसे लोग धोखेबाज भी बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर राहु की कंडीशन सही नहीं है तो। क्योंकि अगर आप किसी डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं तो आप जिस कंट्री में गए हैं तो डेफिनेटली आप उस कंट्री को तो धोखा देंगे ही ना, तभी अपनी कंट्री को वो चीज़ें जानकारी दे पाएंगे। तो इसीलिए ये जैसे जो लोग पैसों के मामले में धोखाधड़ी कर लेते हैं, बैंक से लोन ले लिया, भाग गए, या फिर दूसरों से कर्जे पे पैसा ले लिया, मैं वापस कर दूंगा, लेकिन फिर वो भूल जाइए इनसे पैसा मिलना वापस। तो इस प्रकार का धोखा करना इनको बहुत अच्छे से, बहुत चतुर चालाक होते हैं। साथ में इन लोगों के अंदर अभिमान की
भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राउड उनको आ ही जाता है। इनको लगता है मेरे आगे वो कहते हैं ना पानी कम वाला बात हो जाती है। लेकिन कई बार देखा जाए तो ऐसे लोगों का अगर राहु अच्छी जगह है तो ये जो है कृतज्ञ किस्म के भी इंसान हो जाते हैं। कृतज्ञ का अर्थ होता है कि मान लीजिए थैंकफुल वाले, यानी आप इनके साथ कुछ अच्छा कर दीजिए, लेकिन इनकी दोस्ती भी अगर आप देखेंगे ना कुछ इनके साथ अगर आपने अच्छा किया है तो यकीन मानिए ये अपनी अच्छी से अच्छी जब तक इनके बस में होगा, ये अपनी दोस्ती को निभाने वालों में से होते हैं। हाँ जरूर कई बार इनकी कुंडली में ग्रहों की सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो जरूर हिंसक किस्म के भी बन जाते हैं, और गलत पापी काम करना भी कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती है इनके लिए। अगर मान लीजिए कोई मुहूर्त अगर आपने निकाला है और उस मुहूर्त में आद्रा नक्षत्र आ जाता है तो आप ये वाले काम भी इस नक्षत्र में कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि अगर मान लीजिए कोई आपको कोई कोर्ट कचहरी का केस वगैरह लड़ना है, तो पहले के समय तो युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन आज तो अब युद्ध क्या, कोर्ट कचहरी का केस लड़ना भी एक तरह से युद्ध है। किसी के लिए कंप्लेंट करना, पुलिस में कंप्लेंट करना, ये भी युद्ध से कम नहीं है। तो इस प्रकार के काम करना इस नक्षत्र में सही होता है। अगर आप किसी प्रकार का कोई जो है हथियारों से संबंधित कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं, लाइक अभी जैसे सोर्ड चलाना, गन चलाना, बो एंड एरो निशाना लगाना, या वो लकड़ी से जो है अटैक करना समथिंग कुछ प्रकार का, या तो इस प्रकार का कुछ अगर तीरंदाजी करना, तो ये सारे काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये अच्छा मुहूर्त होता है। इस समय आप इन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। शस्त्र कौशल में भी जैसे कई लोग भाला फेंकते हैं और बड़े बड़े जो गोले होते हैं ऐसे घुमा करके ओलंपिक में फेंके जाते हैं, तो इस प्रकार के सीखने की शुरुआत जो है आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लंबा कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि बस अभी कोर्ट कचहरी का केस खत्म हो जाना चाहिए, तो आप किसी प्रकार का कोई युद्ध विराम भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। अगर आप युद्ध विराम के लिए अर्थात उस कोर्ट कचहरी को समाप्त करने के लिए अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं सामने वाले से, तो भी आप ये उस अप्रोच पे जो है काम हो सकता है। तो आपको लंबा कोर्ट केस नहीं करना लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है, अगर राहु ठीक नहीं है तो षड्यंत्रों में भी आपको फंसा सकता है, और षड्यंत्र जो है आपके ही पास पड़ोस के जो भी लोग होंगे वो करने वाले होंगे। राहु एक अच्छे शुभ राहु की पहचान अगर आप देखेंगे, जिन लोगों के घर के जो मेन एंट्रेंस होते हैं ना, अगर वो बहुत सुंदर होते हैं, आप कह सकते हैं इनका घर बहुत सुंदर है, इनके ऊपर राहु का बहुत अच्छा प्रभाव है। तो जो घर में हम जो तोरण लगाते हैं, जो एंट्रेंस पे जो फूलों की माला और आम के पत्ते लगाए जाते हैं, ये जो तोरण द्वार के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सूखे फूल नहीं होने चाहिए। कोशिश कीजिए हर 3-4 दिन बाद जो है आप अपना तोरण चेंज कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं राहु का जो है शुभ प्रभाव जो है दिखाई देने लगता है। तो राहु यहाँ पे जो है फिर अपने घर के मेन एंट्रेंस को ठीक रखिए। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा जूता चप्पल जो है घर के मेन द्वार के आगे जो है नहीं ज़्यादा बिखरे हुए होने चाहिए, उनको सेट करके एक जगह पे रखिए। तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे शुभ रहता है और आपको अच्छा फल देने वाला होता है। अब अगला नक्षत्र आ जाता है जिसे हम कहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। मुझे लगता है शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं ये पुनर्वसु नक्षत्र के तक ही मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो नक्षत्र होंगे मैं कवर कर लूँगी। तो जब पुनर्वसु नक्षत्र की बात की जाती है तो यहाँ पर पुनः का मतलब होता है दोबारा, और वसु का मतलब जो 8 वसु हैं तो उनके साथ उनको कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसे पुनर्वसु फिर से करने वाला। और इसमें शाब्दिक अर्थ अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो कहा जाता है फिर से धनवान, यानी ऐसे जातक जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ होता है, भगवान ना करे कभी धन से ये एकदम विरक्त भी हो जाए, धन इनका चला भी जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं जाती और ये जातक फिर से उठ खड़ा होकर के फिर से धन अर्जित करने वाला जातक बन ही जाता है। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र है ये बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। यानी उनकी विशेषताएं अगर आप देखेंगे तो जो आपके घर का जो एंट्रेंस होता है, एक घर का जो मुख्य द्वार होता है, उस द्वार को भी पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत ही गिना जाता है। और जो धनुष होता है और जो एरो होती है वो भी कहीं ना कहीं पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि कहा जाता है कि श्री राम जी का जो जन्म हुआ था पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए उनके पास हमेशा बो एंड आरो भी देखने को मिलते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र में ये 2 चीजें मुख्य मानी जाती हैं। अगर इस नक्षत्र का अगर आप देखेंगे तो जो चरण अगर आप गिनेंगे तो 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री का जो चरण होता है, तो यानी हर कुल मिलाकर के जो इसके 4 चरण होते हैं, तो 3 चरण आपको मिथुन राशि में और इसका 1 चरण जो है अंतिम चरण कर्क राशि में मिल जाता है। तारों की अगर सितारों की संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 2 सितारे इसमें पाए जाते हैं।
दिशा की बात की जाए तो ये जो नक्षत्र होता है तिर्यक मुख वाला नक्षत्र और कहीं ना कहीं शुभ नक्षत्र माना जाता है। तिर्यक मुख का मतलब होता है तिरछा देखने वाला। इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और इस नक्षत्र के जो देवता अगर आप देखेंगे तो जो अदिति है, अदिति जो देवताओं की माता है वह इस नक्षत्र की देवता मानी जाती हैं। अगर इस नक्षत्र की विशेषता वाली बात की जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र में सबसे पहली बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में काफ़ी सालों से कुछ इस प्रकार के इशू या प्रॉब्लम चलती आ रही हैं कि आप सोच रहे हैं कि अब ये खत्म हो, कुछ चेंज आप चाहते हैं और आपके फैमिली में वो परिवार में वो चेंज आ ही नहीं रहा है, अगर आपके घर में चाहे लड़का हो या लड़की हो पुनर्वसु नक्षत्र में अगर उसका जन्म होता है, यकीन मानिए वो जो बच्चा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके परिवार में एक अलग बदलाव लेकर के आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति का भी उसके ऊपर शुभ प्रभाव रहेगा, साथ में जो देखा जाएगा इसका अर्थ होता है फिर से धनवान। तो मान लीजिए धन संबंधी कोई आपके फैमिली में इशू चल रहे थे, कोई घर से संबंधित कुछ इशू चल रहे थे, तो अगर ये बच्चा होता है तो इसके कारण आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव अवश्य आता ही है। ये मैंने ज़रूर देखा है और बहुत सारे लोगों की कुंडली में मैंने ये चीज़ प्रिडिक्ट भी की है। तो आप भी अगर किसी कुंडली देखते हैं और आप ये देखते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र में किसी का जन्म है, यकीन मानिए ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा लकी इस बच्चे को कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु का प्रभाव भी इस बच्चे में देखने को मिलता है। और यकीन मानिए अगर कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के जो अंतिम चरण होता है वो कर्क राशि में आता है तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी इस नक्षत्र में होगा, गुरु भी, तो गज केसरी योग लेके तो बच्चा अपने आप ही उत्पन्न हो गया। तो इस बच्चे के अंतर्गत कई प्रकार की जो है आपको शुभ चीज़ें पाई जाएंगी। सबसे पहले देखा जाए तो जो क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये ऐसे ही जो है बिना कुछ सोचे समझे काम करने वालों में से नहीं होते हैं, तो हर चीज़ की योजना बनाते हैं, सबके प्रोज एंड कोजेस देखते हैं कि अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा, फिर जाके वो काम करते हैं। नो डाउट चाहे इनकी जब भी ये पैदा होते हैं किसी भी कंडीशन में ये पैदा क्यों ना हुए हों, परिवार की हालत अच्छी नहीं भी हो, लेकिन यकीन मानिए ये अच्छा धन कमाते हैं और अच्छी जगह पर ही अपने आप को राइज करते ही हैं और पहुंचा भी लेते हैं। हाँ, ये खुद तो संरक्षित रहते भी हैं लेकिन अपने साथ अपने परिवार वालों को, अन्य लोगों को भी सुरक्षा का एहसास करवाते रहते हैं। क्योंकि चंद्रमा की भी ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तो माता वाले गुण भी ऐसे बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो माता वाली प्रवृत्ति जैसे माँ कैसे बच्चों का ख्याल रखती है उसी प्रकार से इन लोगों के अंदर भी इसी प्रकार के जो है अभिव्यक्ति या नेचर पाया जाता है। कई बार ये कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जब इनको सफलता नहीं मिलती है तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। पुनर्वसु अर्थात पुनः 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 बार बार अगर आप उस काम को करेंगे यकीन मानिए सफलता आपके हाथ लगेगी ही लगेगी। तो हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि कर्क राशि में चंद्रमा थोड़ा उतावलापन दिखाता है तो आप हिम्मत नहीं हारिए, बेशक 10 बार प्रयास कीजिए। लेकिन जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्यवसाय करना चाहते हैं। अभी जैसे अली बाबा जो वेबसाइट है जो चाइना में थे, कहा जाता है कि उनकी बायोग्राफी पढ़ी गई थी तो उसमें ये बताया था कि पता नहीं 50 बार या 99 ऐसा कुछ था कि उन्होंने इतनी बार अलग अलग जो था उन्होंने प्रयास किया, अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन आखिरी में जो अली बाबा करके जो वेबसाइट बनाई वो फिर सक्सेस रही और करोड़ों अरबों उन्होंने उसमें कमाए। तो सफलता के लिए आपको जो है मेहनत बार बार करनी पड़ती है और नो डाउट सफलता मिलती भी है। साथ में अगर इन लोगों को देखा जाए तो बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और देखा जाए जो भी एक बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हो इस बच्चे में कुछ तो असाधारण क्वालिटीज आप लोग को देखने को मिलेंगी। कुछ तो है इस बच्चे के अंदर, वो आपको उस बच्चे से जब आप बात करेंगे और इनका नेचर ऐसा होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर होता है इन लोगों का। अगर आप कोई अनजान आदमी भी इनके साथ बैठ करके अगर बात करेगा ना तो उसको भी ऐसा लगता है कि मैं शायद पता नहीं कितने जन्मों से मैं इसको या कितने समय से जानता हूँ, या मैं लगता ही नहीं है कि मैं एक अनजान व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों का नेचर बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ममतामयी कहीं ना कहीं इनके अंदर वो फीलिंग्स रहती ही हैं। और अगर पुनर्वसु नक्षत्र के ट्रेड्स बाकी देखे जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग दानवीर होते हैं, दया भाव रखने वाले होते हैं। तो दान करते भी रहना चाहिए और दान देना भी चाहिए। इनका स्वभाव दानी किस्म का होता है। कई बार तो ऐसे लोग जो हैं दूसरों के दुख को देख करके भी, चाहे वो पैसे हो या कुछ भी हो, वो
हेल्पिंग नेचर वाले होते ही हैं। ऐसे लोग प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले होते हैं, ना खुद दुखी रहते हैं, ना दूसरों को दुखी रहने देते हैं। और अगर कुछ परेशान हो भी जाते हैं तो जल्दी से जो है ये लोग मान जालो वालों में से भी होते हैं। मिलनसार इनका नेचर होता है। तो जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, हर कोई व्यक्ति इनसे मिल करके बात करना पसंद करता है, दोस्ती करना पसंद करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लेजीनेस भी इनके अंदर दिखाई दे जाती है। जब ये कर्क राशि में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के क्योंकि इन लोगों को आराम बहुत पसंद है, चंद्रमा को आराम पसंद है। तो जब आराम की बात आ जाती है तो वहाँ पे फिर ये कई बार सुस्ती का एहसास इनको होने लगता है। तो सुस्त भी पड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी इनको जिस तरह से काम करना है वो करते रहना चाहिए। बीमारियां भी अक्सर इनके साथ लगी रहती हैं, क्योंकि कफ एंड कोल्ड से संबंधित प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि चंद्रमा भी ठंडा ग्रह है और मिथुन राशि में जो बुध है वो भी ठंडा ग्रह है। तो ऐसे लोगों को चेस्ट से संबंधित कुछ इशू, कफ कोल्ड, ये सब अमूमन इनके लिए होता ही रहता है। तो ठंडे गर्म का परहेज इन लोगों को करना चाहिए। अगर ऐसे लोग कभी रूठ भी जाते हैं तो इन लोगों को मनाना बहुत आसान होता है, तो आसानी से ये लोग मान भी जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर कोई शुभ मुहूर्त निकलता है और अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आप घर से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, नींव रखना चाहते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। इवन गृह प्रवेश करना भी शुभ माना जाता है। हजामत बनाना भी इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। इवन हथियार वगैरह खरीदना, जैसे अमेरिका में जो है गन वगैरह लोग खरीदते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर पुनर्वसु नक्षत्र है तो उस समय अगर आप गन खरीदते हैं तो आपको फायदा होता है। इस नक्षत्र में जो है गहने इत्यादि ज्वेलरी वगैरह खरीदना भी अत्यधिक शुभ ही माना जाता है। और अगर आप कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हैं तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो घूमना फिरने के लिए भी ये नक्षत्र शुभ माना जाता है। अगर आप किसी प्रकार की कोई सवारी करना चाहते हैं, कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये नक्षत्र शुभ रहता है। तो आप किसी अच्छी कह सकते हैं कि एक महंगी वाली कार, जिसको आप कह सकते हैं, आप वो इत्यादि खरीद सकते हैं। और एक अच्छी यात्रा करना भी जाना चाहे तो इस नक्षत्र में अगर आप करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देवगुरु का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा, चंद्रमा का प्रभाव भी रहेगा और बुध का प्रभाव भी रहेगा। चंद्रमा खुद यात्राओं का कारक है, तो यात्रा करना भी इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। तो आशा करती हूँ अभी तक मैंने 7 नक्षत्रों के बारे में बता चुकी हूँ, और ये तो जस्ट मैंने आप तो सिंपल चीज़ें बताई हैं। तो सोचिए अगर मैं हर चरण को लेकर के बताऊं तो कितना बात उसके ट्रेड्स जो बदलते जाएंगे, उसकी जो आपकी एक्टिविटी जो बदलती जाएगी। लेकिन ये कॉमन एक्टिविटी है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये आपके अंदर रहेगी। हाँ, चरणों के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ी और चीज़ें प्लस और माइनस हो सकती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, कुछ गलत चीज़ें भी बढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ें होंगी, पर ये कॉमन चीज़ें आपको प्राप्त होंगी ही होंगी। तो ये जो नक्षत्रों से संबंधित जो चीज़ें मैंने आपको बताई, और अगर आप इस प्रकार के प्रवृत्ति के जातक हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं आगे के नक्षत्रों को भी कवर करूँ, तो डेफिनेटली फिर मैं आगे के नक्षत्रों को भी कवर करूँगी। तो आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।